आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर है। यूके SSSC की 1 दरोगा भर्ती मामले में नया मोड़ आ गया है। अधीनस्थ आयोग ने फैसला लिया। बड़ी खबर, दरोगा नहीं होगी शारीरिक परीक्षा, दोबारा नहीं होगी शारीरिक परीक्षा, ये जानकारी है। केवल लिखित परीक्षा आयोग करवाएगा। आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। 316 पदों के लिए परीक्षा हुई थी और आयोग का ये बड़ा फैसला है कि दोबारा शारीरिक परीक्षा नहीं होगी। अधीनस्थ आयोग ने ये फैसला लिया है। यूके SSSC की 1 दरोगा भर्ती मामले में नया मोड़ सामने आया। इसी पर और जानकारी लेते हैं। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, ये कितना बड़ा फैसला, दोबारा से अब शारीरिक परीक्षा नहीं होगी, ये कहा जा रहा है? दीपा, देखिए, ये मामूली राहत है उन अभ्यर्थियों के लिए जो लिखित परीक्षा दे चुके हैं। उनको शारीरिक परीक्षा में दोबारा नहीं बैठना पड़ेगा और जो लिखित परीक्षा है लेकिन वो दोबारा कराए जाने पर कमीशन ने निर्णय लिया है। तो एक शारीरिक दक्षता की जो परीक्षा होती है उससे उनको छूट दी गई है जो पहले से परीक्षार्थी उसमें थे। 51,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी थी और उसी के हिसाब से 1 दरोगा की भर्ती हुई थी। लेकिन लिखित परीक्षा को निरस्त करने के बाद अब ये फैसला कल कमीशन ने लिया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा को नहीं किया जाए। जी, ये मामूली राहत है आप कह रहे हैं अजीत जी, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। दोबारा से शारीरिक परीक्षा नहीं होगी, ये अभ्यर्थियों को एक मामूली राहत आयोग की तरफ से दी गई है। रुड़की से खबर है। रुड़की के नारसन में क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे से जुड़ी एक नई तस्वीर सामने आई है। एक फुटेज सामने आया है सीसीटीवी का, जिसमें महज 20 सेकंड के भीतर ही ऋषभ पंत की कार में आग लगती हुई दिखाई दे रही है। सोचिए, महज 20 सेकंड अगर देरी होती तो क्या होता। ऋषभ पंत के कार हादसे से जुड़ा एक नया सीसीटीवी सामने आया है। इस सीसीटीवी में ऋषभ पंत की कार बहुत तेज रफ्तार से डिवाइडर पर चढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ये वीडियो 30 दिसंबर की सुबह 5:21 का है। नारसन के पास एक रेस्टोरेंट के इस सीसीटीवी को देखने पर पता चलता है कि ऋषभ पंत की गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। मगर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि अगर महज 20 सेकंड्स की देरी हुई होती तो ऋषभ पंत की जान बचना मुश्किल थी। इस वीडियो को गौर से देखिए। सुबह 5:21 और 28 सेकंड्स पर ऋषभ पंत की कार बिजली के पोल से टकराते हुए सड़क के दूसरे किनारे पर जा गिरती है। सीसीटीवी को देखने पर पता चलता है कि उस वक्त एक वाहन भी वहां आकर रुकता है। बताया जा रहा है कि हरियाणा की वही बस है जिसके ड्राइवर और कंडक्टर ने ऋषभ पंत की जान बचाई थी। इन दोनों को उत्तराखंड सम्मानित करने जा रहा है। देखिए, वो उन दोनों चालक और परिचालक हरियाणा परिवहन निगम के बस के थे। उन्होंने जिस समय में ऋषभ पंत की एक्सीडेंट हुआ था उसमें काफ़ी घायल हो गए थे और उनकी कार लगातार 2-3 बार उन्हीं के सामने पलटी। उन्होंने अपना कोई भी जो है अपनी परवाह न करते हुए उन्होंने उनकी जान बचाई, उनको बाहर निकाला, जिसके कारण से अब वो स्वस्थ होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने तय किया है कि ऐसे समय में जिन्होंने सहायता करी है, आगे आए हैं, उनको हम सम्मानित करेंगे। 26 जनवरी के दिन चालक और परिचालक दोनों को ही सम्मानित करने का निर्णय लिया। महज 20 सेकंड्स के भीतर ही ऋषभ पंत की कार में आग लग जाती है। इस सीसीटीवी में भी साफ दिखाई दे रहा है कि ऋषभ पंत की कार से आग का गुबार उठता है। मतलब साफ है कि ऋषभ पंत की जान जाते जाते बाल बाल बची है। मगर सवाल यह है कि ऋषभ पंत की कार में इतनी जल्दी आग कैसे लग गई? क्या ऋषभ पंत की कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी? एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी है। चलिए सीधे बातचीत कर लेते हैं। विनीत त्यागी रुड़की से मेरे साथी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनीत, ये नया वीडियो हम दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है और इसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि अगर थोड़ी सी भी देरी होती तो ऋषभ पंत को बचाना नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है इस वीडियो में जो तस्वीरें आ रही है उसके बाद। विनीत जी बिल्कुल, देखिए दीपा, जिस तरह से क्रिकेटर जो खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत की जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी 30 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे के आसपास, लेकिन जिस तरह से ये दूसरा नया सीसीटीवी आया है उसमें जिस तरह से सीसीटीवी में दिखाई भी दे रहा है कि एक
जिस तरह से 20 सेकंड के अंदर ही जो ऋषभ पंत की गाड़ी है वो एक आग की गुब्बार उसमें उठा, यानी पूरी तरह से एक बड़ा हादसा होने से यहाँ पे टला है, क्योंकि इसमें ऋषभ पंत की जान बच गई है। लेकिन जो ये सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि पंत की कार से कैसे आग का गुब्बारा जो उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल ये गुरुकुल नारसन की ये शुक्रवार सुबह 5:30 बजे के आसपास की घटना है, जिसमें ऋषभ पंत की तो जान बच गई, लेकिन जो उनकी कार है वो पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त होकर आग के हवाले हो गई है। फिलहाल अभी इसमें अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो मौके पर जो है, ठीक है विनीत, थोड़ी सी भी अगर देरी होती तो बच पाना ऋषभ पंत का बहुत असंभव सा दिखाई दे रहा है। जो वीडियो भी सामने आ रहा है, जो तस्वीरें सामने आई, आप रहे हमारे साथ, आपके आगे भी आपका रुख करेंगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। ऋषभ पंत के कार हादसे को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि जिस जगह पर हादसा हुआ था वहां पर एक मिट्टी का टीला है और इसी टीले की वजह से ये हादसा हुआ। नेशनल हाईवे और पुलिस पर सवाल उठे तो अब यहां पर एक रिफ्लेक्टर लगा दिया गया है, जिससे यहां से गुजरने वाले वाहनों को, वाहन चालकों को इसके बारे में पहले ही जानकारी मिल जाए। अब मिट्टी का टीला यहाँ पर जिसकी वजह से हादसा हुआ ये बताया जा रहा है। इसको लेकर जानकारी लेते हुए विनीत लगातार बने हुए हैं। विनीत, जिस सड़क पर ये हादसा हुआ है यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक मिट्टी का टीला, जिस वजह से अक्सर पहले भी हादसे होते आ रहे हैं और पहले भी कई हादसे हुए थे और ये हादसा भी इसी वजह से हुआ। अब किस तरीके से अब यहाँ पर तैयारी की जा रही है या फिर रोड को लेकर अधिकारी सजग है विनीत? जी बिल्कुल, देखिए दीपा, जिस तरह से ऋषभ पंत के हादसे के जो कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसके बाद जो है जो विभाग है वो भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। यानी जहाँ पर जो मिट्टी का टीला है रजभाई का, जो मिट्टी के हाईवे किनारे जो मिट्टी का टीला बना हुआ है उस पर अब जो है रिफ्लेक्टर लगा दिया गया है। यानी तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो लापरवाही कहे तो लापरवाही थी कि जिस तरह से हाईवे जो संकरा हो गया था, लेकिन उसके बाद भी जो विभाग ने जो है NH के जो अधिकारी उन्होंने रिफ्लेक्टर नहीं लगाए थे। लेकिन अब जब एक बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ है तो अब विभाग जागा है और अब जाकर जो है विभाग ने रिफ्लेक्टर यहाँ पे लगाने का काम किया है और जहाँ पे जो जंपिंग जहाँ पे कार लेती थी अब वहाँ पर भी जो है विभाग द्वारा जो है दोबारा से सड़क बनाने का काम किया जा रहा है। जी दीपा, बिल्कुल ठीक है। इस हादसे के बाद से जो NH के अधिकारी हैं वो एक्टिव हो गए हैं, इस तरीके से हादसे आगे ना हो, जो वाहन चालक को उनको तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए रिफ्लेक्टर यहाँ पर लगा दिया गया है। ये विनीत भी बता रहे हैं। शुक्रिया विनीत आपका पूरी जानकारी के। क्रिकेटर ऋषभ पंत की तबीयत में सुधार हो रहा है। इस बीच कार हादसे को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिरकार हादसे की वजह है क्या। इस पर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि ऋषभ पंत को नींद की झपकी लगी थी, जो हादसे की वजह हो सकती है। ऋषभ पंत के साथ इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ? क्या हाईवे की खराब स्थिति हादसे की वजह बनी या तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ या फिर हादसे के पीछे वजह कुछ और थी? ऐसे ही कितने सवाल हैं जो इन दिनों हजारों लोगों के जहन में उठ रहे हैं। सीसीटीवी देखकर इतना तो साफ पता चलता है कि ऋषभ की गाड़ी की कार पहले डिवाइडर पर चढ़ी थी, जो इस सीसीटीवी में भी साफ नजर आ रहा है। इसके बाद कार हाईवे के बीच में लगे बिजली के एक पोल से टकराती है। पोल को तोड़कर कार करीब 100 मीटर दूर जाकर गिरती है और फिर उसमें आग लग जाती है। इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ वो तस्वीर है जब रात के समय ऋषभ की गाड़ी बिजली के पोल से टकराती है और फिर दूर जाकर गिरती है। दूसरी तस्वीर में आप दिन के उजाले में उस पोल को नीचे गिरा देख सकते हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि कार ड्राइव करते समय ऋषभ पंत को नींद की झपकी लगी थी, जो बात खुद ऋषभ ने बताई है। तो नींद आने की वजह से हादसा हुआ। जैसे झपकी टाइप में लहरा जाती है गाड़ी, ऐसे गाड़ी लहराई और डिवाइडर से टकराई और फिर उसको पलटते और आग लगते हुए देखा तो ये लोग तत्काल अपना इमरजेंसी ब्रेक लगाया इन्होंने बस पर और इमीडिएटली जो है दोनों लोगों ने आकर के, इनका कहना है कि पंत जो थे वो आधा अंदर थे गाड़ी के, आधा बाहर थे और गाड़ी चल रही थी। उन्होंने इमीडिएटली पंत को बाहर निकाला पूरा और उनसे गाड़ी को तलाशा और उनसे भी पूछा। उन्होंने भी कहा कि जो है उन्हें झपके आ गए और अंदर में और कोई नहीं है। ये भी साफ हो गया कि हादसे के बाद ऋषभ पंत बुरी तरह से घायल थे और वो बेसुध हालत में कार से आधा बाहर निकले हुए थे। मगर हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर अगर वक्त पर उनकी मदद ना करते तो अनहोनी हो सकती थी। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर थे सुशील और उनके कंडक्टर थे परमजीत।
इन लोगों ने ही सबसे पहले 112 को सूचना दी, जिससे समय से हमारी पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस पहुंच गई वहां पे। और पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस पहुंचने से पहले इन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर ने उन्होंने दूर से गाड़ी को आते देखा था। फिर बाद में पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस आ गई और उनके द्वारा फिर इनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इनको भी, सुशील को भी और परमजीत को भी गुड समारिटन स्कीम के अंतर्गत जो है इनको रिवार्डेड कराया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। इतने भीषण हादसे के बाद भी जान बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जरा सोचिए, अगर कुछ देर और होती तो क्या होता? क्या ऋषभ गाड़ी से बाहर आ पाते? एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। उत्तराखंड के डीजीपी के मुताबिक नींद आने की वजह से हादसे की आशंका है, मगर स्थानीय लोग मानते हैं कि जिस जगह हादसा हुआ है वो ब्लैक स्पॉट बन चुका है। वहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, क्योंकि वहां पर मिट्टी का एक टीला है जिससे कार चालकों को धोखा होता है और उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक ऋषभ को नींद की झपकी लगी थी, जो हादसे का बड़ा कारण हो सकती है। जैसे झपकी टाइप में लहरा जाती है गाड़ी, ऐसे गाड़ी लहराई और डिवाइडर से टकराई। मगर स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस जगह हादसा हुआ वहां पर एक ब्लैक स्पॉट बन गया है, जहां अक्सर हादसे होते रहते हैं। हादसे हम कम हजारों आदमी मर ले यहाँ जी। हादसा क्यों हुआ, इसकी जांच के लिए एक्सपर्ट टीम घटनास्थल पर पहुंची और घटना के कारणों की वजह की जांच की। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत के साथ हुए सड़क हादसे के बाद अब जो रोड सेफ्टी की टीम भी वो भी अब अलर्ट हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं कि जो घटना स्थल है वहाँ पे जो रोड सेफ्टी की टीम ने निरीक्षण किया है। जिस जगह यह हादसा हुआ वहाँ पर सड़क काफी सकरी है, साथ ही एक छोटी नहर के किनारे पर मिट्टी का टीला भी बना है। कहा जा रहा है कि मिट्टी की इसी टीले की वजह से ऋषभ की कार का संतुलन बिगड़ गया। यहीं पे आके इनबैलेंस होता है गाड़ी का, धोखा लगता है, इसलिए गड्ढे में इनबैलेंस हो गई और यहाँ से सीधा हादसा हुआ है। क्या वो भी यही कारण है। तो क्या ऋषभ को नींद आने की पुलिस की थ्योरी गलत है? 2 महीने पहले दौरा करवाया था, इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इसी महीने में हम ये कंप्लीट करवा देंगे रजवा ट्रैक, और जो नहर भाई वाले हैं उन्होंने कहा था मैं नशे देने को तैयार हूँ, लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से त्रिपाठी जी की, और ये अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया। सवाल ये भी है कि जब ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं कि इस जगह पर हादसे हो रहे हैं, तो फिर इसका समाधान क्यों नहीं किया? एक खिलाड़ी की जान जाते जाते बची, अब अधिकारियों की आंख क्यों खुली है? निरीक्षण कर रही है, निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। सर क्या जांच पड़ताल होगी है सर? दुर्घटना के कारण संभावनाएं क्या रही है उसका, उस पर जांच पड़ताल हो रही है। तो सर अभी तक क्या निकल के आया सर? अभी तो जांच हो ही रही है, अभी कुछ इसमें रिपोर्ट अपनी देंगे, अभी तो लंबी जांच कर। देखा जाए तो ऋषभ की कार हादसे के पीछे कई तरह की खामियां सामने आ रही हैं, जिन पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। हाईवे किनारे मिट्टी का टीला होना वैसे ही हादसों का न्योता दे रहा है। सवाल तो ये भी है कि ब्लैक स्पॉट होने पर यहाँ पर पुलिसकर्मी क्यों तैनात नहीं किए गए? एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। ऋषभ पंत का हालचाल जानने के लिए डीडीसीए की टीम देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल पहुंची और इस दौरान उन्होंने ऋषभ पंत की सेहत के बारे में जानकारी ली। डीडीसीए के डायरेक्टर श्याम सुंदर ने कहा है कि ऋषभ पंत की सेहत में काफी सुधार है पहले से, और दिल्ली शिफ्ट करने पर फैसला बीसीसीआई को ही करना है। पेन है, पेन में है थोड़ा सा, बट कॉन्फिडेंट है, स्माइलिंग है, अच्छे से बात कर रहा है, ठीक है। हाँ, काफ़ी देर बात किया, हंस रहा है अच्छे से, और आप सबकी दुआएं हैं, बच्चा बच गया है, बहुत अच्छा कर रहा है। कब तक वापसी कर सकेंगे मैदान में, क्या अभी वो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे, वो जो डिसाइड करेंगे। उधर कानपुर से विधायक उमेश कुमार ऋषभ पंत का हालचाल जानने के लिए देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे। उमेश कुमार ने कहा कि ऋषभ की सेहत में अब काफी सुधार है, उनके चेहरे पर बने घाव में प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई गई है। 4 हेड की प्लास्टिक सर्जरी हुई है, वो कल हो गई थी। आज उसकी पहली ड्रेसिंग भी हो गई है, डॉक्टर राकेश जो हैं उन्होंने की है, और बाकी स्थिति अभी नियंत्रण में। अब आगे बढ़ते हैं हरिद्वार से खबर। हरिद्वार पुलिस ने नए साल के मौके पर लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल पुलिस ने चोरी किए गए 33 लाख रुपए की कीमत के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने इन सभी मोबाइल फोन को उनके मालिकों को लौटा दिया, और ऐसे में 201 लोगों को उनके मोबाइल फोन वापस मिल गए हैं।
यहाँ पर जो मोबाइल खोने की सूचना काफ़ी आती है, मोबाइल खो जाता है, गिर जाता है या गलती से कहीं छूट जाता है। और चूंकि मोबाइल की वैल्यू भी ज़्यादा है, साथ ही साथ उसमें बहुत सारा लोगों का डेटा भी होता है जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें गुमशुदगी की लोग कराते हैं, ऑनलाइन भी दर्ज कराते हैं, थाने चौकी भी कराते हैं। इसीलिए यहाँ पर साइबर सेल और एसओजी जो मिलकर ऐसे लोग के जिनके फ़ोन खो गए हैं उसकी तलाश करती है अपने माध्यम से, और इसके बाद तलाश करने के बाद जब ये फ़ोन को आज सुपुर्द किया गया, जिसमें करीब 201 मोबाइल जो है जो हमारे जिनके खो गए थे। हल्द्वानी से अगली खबर। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि में अतिक्रमण हटाने से पहले रेलवे और प्रशासन अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। रेलवे प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम की निगरानी में करीब 78 एकड़ चिन्हित सर्वे किया गया है। हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाने के निर्देश दिए, जिसको लेकर बनभूलपुरा के लोग परेशान हैं। अतिक्रमण के दायरे में करीब 78 एकड़ जमीन पर आ रहे 4365 मकान तोड़े जा सकते हैं। इसको लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। रेलवे की जो टीम है वो ड्रोन सर्वे कर रही है, जिसमें जो उन्होंने अपनी मैपिंग किया था उसको उसका ड्रोन सर्वे के माध्यम से भी एक मैप तैयार करने के लिए ऐसा कर रही है, और ये सर्वे भी हमारा कंप्लीट हो गया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग भले ही अलर्ट दिखाई दे रहा हो, लेकिन रुड़की सिविल अस्पताल में पिछले साल से करोड़ों की लागत से आईसीयू वार्ड शोपीस बना हुआ है। आईसीयू वार्ड को चालू करने के लिए स्टाफ ही नहीं है, जिसके चलते 1 साल बाद भी आईसीयू वार्ड सुचारू नहीं हो पाया, जिस पर ताला अभी भी लगा हुआ है। वहीं सिविल अस्पताल के सीएमएस का कहना है कि कोरोना को लेकर तैयारी पूरी है, लेकिन ट्रेंड स्टाफ नहीं होने से आईसीयू वार्ड नहीं चल पा रहा है। कि हम लोग अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं इसकी आईसीयू की, और इसके लिए हमें ट्रेंड स्टाफ चाहिए, जिससे कि जनता को हम इसकी सुविधा दे सकें। पौड़ी जिले के अंत्योदय परिवार सरकारी योजनाओं से लाभान्वित भी हो रहे हैं या नहीं, इसकी जानकारी अब जल्द ही प्रशासन सिर्फ 1 क्लिक में हासिल कर लेगा। दरअसल डीएम पौड़ी के निर्देशों पर जिला सूचना विज्ञान विभाग अब अंत्योदय कार्ड धारकों की जानकारी रखने के लिए एक पोर्टल तैयार कर रहा है, जिसमें अंत्योदय कार्ड धारकों की पारिवारिक स्थिति से लेकर उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसके जरिए ही संपूर्ण जानकारी बस 1 क्लिक में हासिल कर लेगा। डिपार्टमेंट्स की वेरियस स्कीम्स हैं जिनके थ्रू हम लोगों ने बेनिफिट्स देते हैं, लेकिन उसमें कई सारी जगह पे गैप भी रहते हैं। और जैसे अगर हमें उन्हें मनरेगा में 100 डेज़ का रोज़गार देना है, उज्ज्वला की गैस स्कीम से उन्हें सैचुरेट करना है, तो इस तरीके की सारी चीज़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए MIS सिस्टम हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। उत्तरकाशी में झाड़ियों में मिला है पाक का झंडा और साथ में 100 से ज्यादा गुब्बारे भी मिले, ये खबर है। लाहौर बार एसोसिएशन का बैनर भी मिला है साथ में। और सामरिक लिहाज से संवेदनशील ये इलाका, पुलिस अब इस पूरे ही मामले की छानबीन में जुट गई है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, झाड़ियों में पाक के झंडे मिले और पाक के झंडे के साथ में 100 से ज्यादा गुब्बारे भी वहां पर मिले हैं। लाहौर बार एसोसिएशन का बैनर भी वहां पर मिला है। अगली खबर पिथौरागढ़ से है। पिथौरागढ़ में नशे के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। बीते साल पुलिस ने अवैध शराब के साथ एनडीपीएस के तहत 218 मामले दर्ज किए। इस बीच 43 लोगों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की गई। उधर 11 किलो चरस की भी बरामदगी हुई है। अगर पुलिस का एक प्रायोरिटी हम लोगों ने नशे के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर की है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने कुल 218 मुकदमे जनपद में पंजीकृत हुए हैं इस पूरे वर्ष भर में, जिसमें लगभग 11 किलो की चरस की बरामदगी हुई है। नए साल के मौके पर लगाई गई पाबंदियों का असर मसूरी में पर्यटन कारोबार पर दिखाई दे रहा है, और इससे लेकर स्थानीय व्यापारियों, होम स्टे, गेस्ट हाउस और होटल व्यवसायियों में गुस्सा है। व्यापारियों का कहना है कि पुलिस की तरफ से गलत ट्रैफिक प्लान और तैयारियां की गई थी, जिसकी वजह से उनके पर्यटन कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है। 31 दिसंबर इस बार वीकेंड पे पड़ा था, और मसूरी के तमाम व्यापारियों को, होटलियर्स को, होमस्टे स्वामियों को, यहाँ के युवकों को जो रोजगार में किसी न किसी रूप में अपना रोजगार देखते हैं, उनको बड़ी उम्मीद थी। और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि 31 दिसंबर का दिन और मसूरी आज आधे से ज़्यादा खाली पड़ा है। और न्यू ईयर मनाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी उत्तराखंड लगातार पहुंच रहे हैं। सैलानियों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई जगह पर तो होटल्स पर हाउसफुल का बोर्ड तक लगा दिया गया है।
औली में न्यू ईयर के मौके पर सैलानियों की काफी भीड़ है। रोपवे से औली जाने को लेकर पर्यटकों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। औली में निगम समेत कई होटल हाउसफुल हो चुके हैं, भर चुके हैं। तो उत्तराखंड के तमाम पर्यटक स्थलों जैसे मसूरी, नैनीताल, टिहरी में भी अमूमन यही स्थिति बनी हुई है, होटल पैक हो चुके हैं। केदारनाथ धाम में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी लगातार हो रही है और इसके साथ ही तुंगनाथ धाम और चोपता में भी बर्फबारी लगातार जारी है। केदारनाथ में इस समय निर्माण काम चल रहे हैं। बर्फबारी की वजह से पुनर्निर्माण के काम प्रभावित भी हो रहे हैं, ये भी जानकारी है। उधर न्यू ईयर के मौके पर बड़ी संख्या में सैलानी चोपता पहुंच रहे हैं। जाहिर है बर्फबारी होने से सैलानी खुश हैं। तो रुद्रप्रयाग की तस्वीर, केदारनाथ की तस्वीर, साथ ही कहा जा रहा है तुंगनाथ और भी जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। बहुत बड़ी संख्या में न्यू ईयर मनाने के लिए पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। सोने पर सुहागा हो गया है। पहले मौसम ठंडा था, ऊपर से बर्फबारी का इंतजार हो रहा था, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, ये जानकारी मिल रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। गंगोत्री धाम में बर्फबारी हुई है और इसके साथ ही गंगोत्री नेशनल पार्क से भी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। यहाँ पर भी लगातार पिछले कई दिनों से बारिश और बारिश के बाद बर्फबारी का दौर जारी। कई इलाकों में बर्फ गिरी है, मौसम का मिजाज बदला है, इसी के साथ ही पारा गिरा, ठंड बढ़ी। गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी। और इसी बड़ी खबर के साथ ही उत्तराखंड प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें आगे भी लगातार जारी हैं, आप रहे हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।